अगर तुम्हें गेम्स खेलने का शौक है तो आज की वीडियो जरूर देखना क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वार्निंग देने वाला हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। घर में आता है एक बॉक्स जिसमें ये मेंशन है इग्नोर द स्मेल, लेकिन फिर भी ये छोटा लड़का उस बॉक्स को खोलता है। दरअसल उसे ये बॉक्स अपने अंकल के कबर्ड के अंदर मिली। उसे लगा कि शायद से ये उसका क्रिसमस गिफ्ट है। वैसे तो क्रिसमस आने में अभी भी कुछ महीने बाकी है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये बक्से को खोल देता है। दरअसल ये 90s की कहानी है और लड़के को लगा कि उसके अंदर उसे मिलेगा निंटेंडो गेम, जो कि उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। बट बॉक्स के अंदर हाथ डालते ही उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वैसे तो उसे कुछ प्लास्टिक जैसा फील होना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में जो आता है वो बहुत नरम होता है। इस चीज को बाहर निकालते ही वो देखता है कि यकीनन ये एक कंट्रोलर ही है, निंटेंडो कंट्रोलर। लेकिन ये हिल रहा है, ऐसा मानो जैसे ये जिंदा है और सांस ले रहा है। एंड एक्चुअल में ये जिंदा है क्योंकि इसके अंदर हड्डियां और मीट मौजूद है जैसे हमारे बॉडी के अंदर होती है। लेकिन इससे पहले कि बच्चा कुछ करता, ये अपने आप चिल्ला पड़ा। आज की कहानी है SCP-4136 की। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन के पास इस SCP को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये 80s के दशक का है और वो दशक अभी बीत चुका है और अब की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन उन्हें जितने रिपोर्ट्स और जितने विटनेसेस मिले हैं उनसे तो यही लगता है कि ये काफी ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है। SCP-4136 हमेशा कुछ बॉक्सेस में आते हैं जिनमें मेंशन होता है कि ये निंटेंडो का गेम है। लेकिन जब फाउंडेशन ने पूछा इनसे कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों भेज रहे हो, तो वो फाउंडेशन के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते। इनफैक्ट वो गाली गलौज देकर फाउंडेशन के एजेंट्स को वहाँ से भगा देते हैं। इसीलिए फाउंडेशन के लीगल एडवाइजर ने O5 काउंसिल को एक लेटर लिखा जिनमें वो सजेस्ट करती है कि उन्हें निंटेंडो पर केस करना चाहिए और इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन O5 काउंसिल को पता चला कि निंटेंडो एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है और यदि वो उसको लेकर एक्शन लेते हैं तो उल्टा फाउंडेशन ही खतरे में आ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द पॉलिटिशियंस जो इस फाउंडेशन को फंड करते हैं और अगर पॉलिटिशियंस का हाथ फाउंडेशन से छूट जाए तो ये फाउंडेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए फाउंडेशन अभी अपने डॉक्यूमेंट में ये लिखते हैं कि इन निंटेंडो बॉक्सेस के निंटेंडो कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है और शायद से कोई और बदमाश होगा जो ये निंटेंडो बॉक्सेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि निंटेंडो ही इसके पीछे जिम्मेदार है। SCP-4136 हमेशा छोटे बच्चों के पास ही पहुंचता है, वो कभी भी बड़े लोगों के पास नहीं जाता। 1989 में एक बेचारे बच्चे जिसका नाम है मैडी, उसके घर में एक अननोन शख्स ने पहुंचाया एक पार्सल। वैसे तो ये पार्सल अमेरिकन पोस्ट ऑफिस से ही आता है, लेकिन इस पार्सल में कोई भी एड्रेस नहीं होता। पैकेज को पिक करता है मैडी का पापा, जिसको समझ नहीं आता कि अमेरिका से ये पार्सल क्यों आया। आखिर उनका कोई भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अमेरिका में नहीं रहता, इसीलिए वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। पैकेज को फाड़ने पर अंदर से निकलते हैं दो निंटेंडो के गेम्स और ये काफी ऑर्डिनरी से लगते हैं, इसीलिए बाप ने अपने बच्चे मैडी को ये दोनों गेम्स दे दिए। क्योंकि तब के टाइम में निंटेंडो गेम्स की क्रेज ही कुछ अलग से होते थे, हर कोई पागल होता था। जैसे आजकल फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, मोबाइल लेजेंड्स एंड आई डोंट नो। आप कमेंट में बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है। मैडी हमेशा इन गेम्स के मैगजीन्स को पढ़ता और उन पर वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी देता है, ऐसा मानो वो गेम्स को लेकर क्रेजी हो चुका है। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स ये महंगे गेम्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो उसे ये गेम्स कभी मिलते ही नहीं। लेकिन इस बार उसका लक चमक गया जो उसके दरवाजे पे दो निंटेंडो के गेम्स फ्री में पार्सल होते हैं। मैडी की दिलचस्पी थी निंटेंडो के गेम पॉपर राइज ऑफ द मॉन्स्टर किंग पे, और ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर आपको कुछ मॉन्स्टर्स को कलेक्ट कर उनके साथ जंग लड़ना होता है। और तो और फाउंडेशन को पता चला कि इस गेम का लिंक SCP-951 के साथ है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये वाला गेम और तो और मैडी के घर में जो दो गेम्स पार्सल होते हैं, ये तीनों के तीनों गेम्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। निंटेंडो ने ऐसे कोई गेम्स कभी पब्लिश किए ही नहीं। 1982 में एक बच्चा जिसका नाम है बिली, उसको अपने बेड के नीचे एक गेम मिलता है जो कि है घोस्ट बस्टर्स।
जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, घोस्टबस्टर्स एक बहुत पॉपुलर कॉमेडी हॉरर मूवी है और ताजुब की बात ये है कि ये मूवी उसी साल कुछ महीनों बाद रिलीज होती है। तो जब मूवी ही रिलीज नहीं हुई तो उसका गेम कैसे आ गया? जैसे ही गेम को टीवी में कनेक्ट किया गया तो उसे पता चला कि ये एक्चुअल में कोई गेम नहीं है, बल्कि ये तो बीजीएम है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक घोस्टबस्टर्स मूवी का, जो 2-4 महीने बाद रिलीज होने वाली है। एंड वो काइंड ऑफ लकी था क्योंकि ये इंसिडेंट यहीं पे खत्म हो जाती है। 1985 में एक लड़की जिसका नाम है लिली, उसको मिलता है एक गेम जिसका नाम है डक हंट। वैसे तो ये गेम 2 साल बाद रिलीज होता है, लेकिन उसे पहले ही ये मिल गया। लकी फॉर हर, लिली गेम को खेलने से पहले उसके साथ आया हुआ बुक पढ़ लेती है, जिसमें काफी सारे गंदे गंदे इमेजेस थे, जैसे कि फांसी लगना एंड ऑल, इसीलिए वो इससे दूर रहती है। जब लिली को पूछा गया कि उसे ये गेम कहाँ से मिला तो वो बताती है कि उसे उसके अंकल ने ये दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी ये अंकल दिखता है तब इसका गेटअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जब लिली के माता पिता से पूछा गया इस अंकल के बारे में तब वो बताते हैं कि लिली का कोई अंकल है ही नहीं। फिर ये था कौन जिसे वो अपना अंकल बताती है, जिसने उसे डक हंट गेम दिया? फाउंडेशन का मानना है कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो ना ही टाइम और ना ही स्पेस को वैल्यू करता है। ये सब कुछ के परे है, ये साइंस के परे है, इसीलिए ये कहीं भी दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा में भी ये कैप्चर नहीं होता। अगर 4 आदमी इस एक आदमी को एक टाइम में मिलते हैं तो ये चारों आदमी इसको लेकर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। कोई बोलेगा कि ये बहुत हैंडसम लंबा आदमी था, कोई बोलेगा कि ये एक बूढ़ा आदमी था, कोई बोलेगा कि ये एक बच्चा था। इस बंदे का काम होता है डिलीवरी करना, और हमेशा ये डिलीवरी बहुत अजीबोगरीब जगह में करता है। कभी ये कबर्ड में जाके रख देता है, कभी ये बेड के नीचे गेम को रख देता है। 1985 में टिमी नाम के एक लड़के को डिलीवर होता है ये सेम बॉक्स, और डेफिनेटली यही है जिसने ये डिलीवर किया। जब उसने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से निकलता है एक गेमिंग गन। उसे लगा कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट किया, इसीलिए दौड़कर वो अपने पापा के पास जाता है और सीधे अपने पापा को इस गन से वो शूट करता है। बुलेट लगते ही उसका पापा जमीन में गिरकर कांपने लगा। दौड़कर किचन से उसकी मम्मी आई देखने की हो क्या रहा है, लेकिन टिमी को लगा कि उसके पापा एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपने मम्मी को भी शूट कर दिया। इस शूटिंग के बाद उसके माता पिता दोनों के दोनों पैरालाइज हो जाते हैं, और फाइनली उसी दिन फाउंडेशन को पता चला कि ऐसा भी कोई एससीपी है। उस गन को खोलने पर पता चला कि ये जिंदा है और इसके अंदर कुछ ऐसा दिखता है। इस गन को टेस्ट करने पर पता चला कि ये कभी भी कोई भी रिजल्ट शो कर सकता है, कभी कभार नहीं भी काम कर सकता है, और कभी कभार कुछ ऐसा होता है। वो बच्चा जिसको हमने स्टार्टिंग में दिखाया, जिसके हाथ लगता है ये जिंदा कंट्रोलर, उसको फाउंडेशन ने अपने एक साइट में लाया और उसे बात करने पर पता चला कि उसका एक अंकल है जिसके घर में उसे ये निंटेंडो मिला। लेकिन वेरीफाई करने पर पता चला कि उसका कोई ऐसा अंकल है भी नहीं, और वो जिस घर में गया वैसा कोई घर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फाउंडेशन ने उसे बोला कि तुम अपने अंकल को एक लेटर लिखो, और माइकल ने ये लेटर लिखकर अपने पोस्ट बॉक्स में रख दिया। 3 दिन बाद माइकल के घर में एक बॉक्स आता है जिसको बुलाया जाता है ऑब्जेक्ट 999। इस बॉक्स के अंदर जो पाया गया वो प्योरली इंसान के मीट से बना था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि ये ब्लड सैंपल मैच करता है मिनोरू अराकावा से, जो कि निंटेंडो के पहले मालिक रह चुके हैं। जब फाउंडेशन ने मिनोरू अराकावा के साथ एक मीटिंग किया तो उस मीटिंग में रिसर्चर्स नोटिस कर पाते हैं कि अराकावा के बॉडी से काफी सारा मीट मिसिंग है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ है। अराकावा बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट के बाद काफी सारा बॉडी से मीट लूज कर देता है, लेकिन ये झूठ बात है। इससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि निंटेंडो की कंपनी ही SCP-4136 के पीछे है। एंड फाउंडेशन को ये भी लगता है कि अराकावा ही वो अंकल है जो सबको दिखाई देता है, लेकिन कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। वैसे ऑब्जेक्ट 999 और कुछ नहीं बल्कि अराकावा का ही फेस होता है, वो भी एक बहुत बड़ा गेम बॉक्स में ट्रांसफॉर्म हुए। ये गेमिंग बॉक्स ना बात कर सकता है और ना ही ये कुछ खाता है, ये बस थोड़ा इधर उधर हिलते रहता है। एंड यही है आज की कहानी।